पर कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू के पुंछ जिले में इस वक्त पुलिस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 10 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। निशाने पर आतंकी कमांडर के सहयोगी और रिश्तेदार हैं। दरअसल इसी तरह का एक अभियान कल भी चलाया गया था, जिसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने एनआईए के साथ मिलकर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तलाशी अभियान चलाया था। और कल सेंट्रल कश्मीर में कई जगह करीब 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी तरह का एक और अभियान आज भी इस वक्त जारी है, जहां पर आतंकियों के कमांडरों के सहयोगी यानी कि वही जो लोकल सपोर्ट है और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लोकल तौर पर एक्टिव रहकर आतंकियों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कमांडर्स, आतंकी कमांडर्स से जिनका भी लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, उनको पुलिस पकड़ रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके सहयोगियों, उनके रिश्तेदारों से भी पुलिस उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आशिक वीर मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। आशिक, पूरी जानकारी दीजिए। कल भी एसआईए की टीम ने कई जगह रेड डाली थी, करीब 13-14 ठिकानों पर एसआईए की टीम पहुंची थी और आज भी इसी तरह का ऑपरेशन चल रहा है। देखिए रोहित, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर भर में जो है इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू पुंछ की बात करें तो यहाँ पर भी इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं जो इन आतंकियों को कहीं ना कहीं से मदद देते थे। और कल भी हमने देखा कि श्रीनगर में 23 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इन्हीं टेररिस्टों के साथ जो है मिले हुए थे और लगातार जिस तरह से यहाँ पर हालातों को खराब करने की कोशिश रची जा रही थी, तो उसको लेकर जो है श्रीनगर पुलिस ने भी कल 23 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ जो है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है। फिलहाल लगातार जम्मू कश्मीर भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसी तरह ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है सुरक्षा एजेंसी को मिल रही है। फिलहाल हमने देखा बीते हफ्ते ही किस तरह से साउथ कश्मीर के 2 अलग अलग जगह वहां पर 6 आतंकी मारे गए और इन आतंकियों का ताल्लुक जो है जैश और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन से था। फिलहाल उसके बाद जो है कई सारे ऐसे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें इन्हीं टेररिस्ट हैंडलर्स की तरफ से ये टास्क दिया जाता है कि किस तरह से आप नॉन लोकल को जो है टारगेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दाग सकते हैं। यानी इस तरह का टास्क जो है अब जम्मू कश्मीर में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्लीपर सेल्स को अब एक्टिव किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है और एक एक करके कई सारे अभी जो है गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने इन सब चीजों को जो है कबूला है। रोहित, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार आपके पास चल रहा हूं। इस तरह का जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है जो लोकल तौर पर सपोर्ट देता है इन आतंकियों को, इसको खत्म किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि जो लोकल तौर पर मदद मिलती है वो खत्म हो जाए आतंकियों की। उसके लिए एक बड़ा अभियान है ये। देखिए रोहित जी, ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी तरीके के भारत में कोई आतंकवादी घटना घटती है तो बिना लोकल सपोर्ट का हो ही नहीं सकता और ये प्रूव भी हो चुका है। और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल भारत में जो बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, दिल्ली में भी बैठे हुए लोग हैं और आपको देश के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल है जो किसी न किसी रूप से पाकिस्तान को मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से नक्सल को सफाया करने के लिए जो एक मुहिम चलाई और उसमें सफलता मिली, मुझे लगता है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर, देखिए ये सब हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वो जारी है और उसी के तहत इस ऑपरेशन को और तेज करने की जरूरत है। और इस प्रकार के जितने भी स्लीपर सेल हैं, अभी आपने जैसे बताया कि एक ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर्स जिस तरीके से पकड़ी गई हैं, वो 4 महीना पहले पहलगाम में विजिट करके आई हैं और चाइना एम्बेसी में भी जा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की तमाम जब जांच कड़ी से की जाएगी तो मुझे लगता है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी जो बहुत ही इम्पावर्ड है और इस तरीके की चीजों को निकाल सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं तो देखिए विश्व का कोई देश सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर हम प्रभावित है तो भारत देश प्रभावित है, तो उसे हमें अपनी लड़ाई को खुद से अपने तरीके से लड़ने की जरूरत है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए आज
जहां अमेरिका जो कि बात तो करता है विश्व की शांति की, लेकिन आज बलूचिस्तान में जो घटनाएं घट रही है बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान में जो घटनाएं घटी, जिस तरीके से पहलगाम में घटनाएं घटी, उस पर किस तरीके का उसका रोल रहा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो भारत को खास करके अपने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की जितने भी जांच प्रक्रिया उसको और तेज करना चाहिए, जिससे कि जो भी छुपे हुए जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से जिनके तार जुड़े हुए हैं, जो कभी भी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक कड़ा इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में एक पीसफुल नेशन का जो कंसेप्ट है अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत से पिटने के बाद शहबाज शरीफ का ड्रामा सामने आया है। पाकिस्तान में जीत की पार्टी कर रहे हैं शहबाज। पार्टी में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी नजर आए। कल ही शहबाज ने भारत के हमले की बात को कबूला था और मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टी की आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये वही पार्टी है जहां पर शहबाज शरीफ पहले मंच से खड़े होकर कह रहे थे कि रात 2:30 बजे मुझे मुनीर का फोन आया और मुनीर ने मुझे बताया कि भारत ने हमला कर दिया है, हमारे एयरबेस तबाह कर दिए हैं। तो वहां पर माना भारत ने अटैक किया और हमारे एयरबेस तबाह किए, लेकिन उसके बाद जरा जोकरों वाली हरकत आप देखिए कि उसके बाद ये विक्ट्री पार्टी करने लगे। दरअसल इसे विक्ट्री पार्टी नाम दिया गया था। तो एक तरफ तो भारत के अटैक की बात वो स्वीकारते हैं शहबाज शरीफ, ये कहते हैं कि भारत ने हमारे एयरबेस तबाह किए, मुझे पता चला, और उसके बाद विक्ट्री पार्टी में डूब जाते हैं। और उस विक्ट्री पार्टी में कौन होते हैं? उस विक्ट्री पार्टी में होते हैं शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर जैसे लोग। ये दोनों कौन? ये दोनों उस वक्त जहर उगल रहे थे। शाहिद आफरीदी को आपने देखा भी था कि इस विक्ट्री पार्टी से पहले अपना विजय जुलूस निकालने के लिए चल दिए थे सड़क पर। शाहिद आफरीदी को आजकल नेता बनने का बहुत शौक चल रहा है। हालांकि उनको सोशल मीडिया पर ऐसी धुलाई की थी शिखर धवन ने, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सब पाकिस्तानी सरकार और सेना के वो मोहरे हैं जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा में लगे रहते हैं। इस पार्टी से पहले, इस तस्वीर को देख रहे हैं ना, ये विक्ट्री पार्टी इसको नाम दिया गया है। इस पार्टी से पहले कैसे हार की बात स्वीकारी थी शहबाज शरीफ ने, वो भी देख लीजिए पहले आप। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। कर्नल सोढ़ी, ये क्या जोकरों वाला देश है? मतलब पाकिस्तान, कहते हैं ना कि जब चर्चा करते जाओ, इनकी खबरों में घुसते जाओ, तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि मतलब करे क्या। जिस पार्टी में वो कह रहे थे कि भाई मुझे रात 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फोन करके बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी हैं, हमारे एयरबेस पर तबाह कर दिए हैं, उसके आधे घंटे बाद विक्ट्री पार्टी कर रहे हैं। मतलब ये क्या जोकरों वाली हरकत है? और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है क्लाउन पाकिस्तान। मतलब हद है। रोहित जी देखिए, भारत को जो पूर्ण सैनिक सफलता मिली ऑपरेशन सिंदूर में, हम भारत में जय हिंद रैली, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जन संपर्क के साथ निकालें, जहां लाखों करोड़ों लोग इन रैली में शामिल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान जो सैनिक तौर पे बुरी तरह पिट गया ऑपरेशन सिंदूर में, वो सो कॉल्ड विक्ट्री पार्टी कर रहा है, वो भी बंद कमरे में। क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर ये बेवकूफी हरकतें वो सड़कों पे करेगा, उसका एक भी नागरिक नहीं उसके साथ आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम सच जान चुकी है कि किस तरह पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली है भारत के हाथ ऑपरेशन सिंदूर में। हमने देखा कुछ दिन पहले जब शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट में एक रैली निकालने की कोशिश की, उसमें मात्र 6 लोग थे। यानी कितनी शर्म की बात है, इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अपनी सेना के लिए सपोर्ट की रैली निकाल रहा है, उसमें मात्र 6 लोग हैं। तो ये पाकिस्तान की बेवकूफी है, ये पाकिस्तान का, मैं क्या शब्द यूज करूं, मैं कर नहीं सकता क्योंकि आपका अंतरराष्ट्रीय टीवी है, लेकिन मन के अंदर बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करने का मन कर रहा है। रोहित जी, ये बेवकूफ देश है, ये वो पागल देश है जो अपना कभी ना दिमाग लगाते आया है, ना दिमाग लगाएगा। भारत ने उसे 4 युद्धों में पराजय किया, ऑपरेशन सिंदूर में पराजय किया, भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब भी ये पागल जहरीले सांप को अक्ल नहीं आ रही है। अब तो इसको और हमें टुकड़ों में करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, बलूचिस्तान को रिकग्नाइज करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा रिकग्नाइज करना चाहिए। पाकिस्तान तो वो
पागल और वो जहरीला सांप है। जितना हम उसे सैनिक तौर पे कुचलेंगे उतना भारत सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल मनोज जी, कमेंट है आपका भी इस पर। मतलब मैं इसको क्या कहूं, ये तो मतलब जोकरों वाली हरकत ही इसको कहा जाएगा, और क्या कहें इसको देख के। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और वहाँ की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और वहाँ की जो आवाम है अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान बचे तो उसे वहाँ की सेना को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और तभी जाके वहाँ की आवाम बच सकती है। और इसीलिए अभी सोढ़ी साहब जो बता रहे थे कि बंद कमरे में पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारत को शत्रु बोध का ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि अब कभी भी पाकिस्तान और चाइना भारत के मित्र नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो भी रणनीति बन सकती है, चाहे बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र देने की दर्जा हो या सिंध को देने की हो, तो मुझे लगता है कि उसमें भारत सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान कभी भी आपके हित में काम नहीं आ सकता है, क्योंकि 77 साल का हमारे पास इतिहास है और यही समय है। मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत जल्द ही हम लोग पॉजिटिव तरीके से परिवर्तित होते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अभी जो हमारे भारत सरकार ने जो एक 89, अभी आपने बताया कि 89 मेंबर्स को विश्व में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीजें है कि जिस प्रकार से वर्ल्ड मीडिया में शुरू में जो एक नैरेटिव चलाया गया और उस नैरेटिव धीरे धीरे अब एक्सपोज होते जा रहा है, तो ये लोग जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि आतंकवाद के विषय पे जो वर्ल्ड एक तरीके से साइलेंट जो चुप्पी मार के जो बैठा हुआ था, मुझे लगता है कि एक्सपोज करने का सही समय है। और इससे आने वाले समय में भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने तकनीकें क्या यूज करके जिस तरीके से 3 दिन में पूरे विश्व के सामने एक डिफेंस सेक्टर में एक अपनी धमक जमाई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत सरकार के लिए। और मोदी सरकार ने अभी जो 2024-25 में जो 35,000 करोड़ का हथियार का अभी बेचने का जो एक टारगेट फिक्स किया है, मुझे लगता है कि ये और आगे बढ़ेगी और इसको हमें एज ए भारत अपने के मतलब एक नए भारत के रूप में देखना चाहिए। जी ठीक है, आप लोग साथ में बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और मैं आपको बता दूं, दरअसल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जिसको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में, उस मामले में नया खुलासा हुआ है कि ज्योति को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में ज्योति मल्होत्रा नाम की पाकिस्तानी जासूस घुमा करती थी। ज्योति को प्रतिबंधित एरिया में जाने की भी पूरी तरह से छूट थी। पाक में कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी ज्योति शामिल हुई थी। आईएसआई के बड़े अफसर के साथ इंडोनेशिया भी गई थी और नेपाल में भी आईएसआई के अफसरों से ज्योति मल्होत्रा मिली थी। चीन की यात्रा कर चुकी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी एम्बेसी में चीन के अफसरों से भी मिली थी। ये एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर। अप्रैल 2024 में ज्योति ने पाकिस्तान का दौरा किया था। वो पाकिस्तान के कई एम्बेसडर्स के संपर्क में थी, पाकिस्तान के कई राजनेताओं के संपर्क में थी, पाकिस्तान के कई सैनिक अधिकारियों के संपर्क में थी, आईएसआई के संपर्क में थी, चीन के एम्बेसडर्स से राजदूतों से भी वो मिली थी, राजनयिकों से। तो कल गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और ये भी खुलासा हुआ है कि जब पाकिस्तान जाती थी ज्योति तो उसको किसी वीवीआईपी की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसे वीवीआईपी की तरह वहां पर सारी सुविधाएं दी जाती थी, गाड़ी, एस्कॉर्ट, और आप समझिए कि वहां के कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी जो ज्योति की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि कल 2 बड़े खुलासे हुए थे। एक हरियाणा के कैथल से एक शख्स पकड़ा गया था, देवेंद्र, उस पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था कि वो जब करतारपुर साहिब गया था तो उस दौरान किसी महिला के संपर्क में आया था और हनी ट्रैप में फंसने के बाद उसने सारी जानकारी, भारत की खुफिया जानकारी साझा की थी। और दूसरा, ज्योति मल्होत्रा नाम की ये यूट्यूबर सामने आई जिसके बारे में जानकारी मिली, इसने बड़ा खुलासा। कुलदीप हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कुलदीप, ज्योति को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, यहां ज्योति को लेकर क्या कहा जा रहा है? उसके इस बिहेवियर को कभी किसी ने नोटिस किया? इतना फ्रीक्वेंट पाकिस्तान जाना, ये सारी बातें, क्या लोगों को कुछ शक था, आशंका थी कि ज्योति का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से देश विरोधी गतिविधि में हो सकता है? बिल्कुल, पहली बार ज्योति 2023 में जो है अप्रैल और जून 2 महीनों में जो है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देश के तमाम कई राज्यों से जो है सिख जत्थेबंदी हैं वो पाकिस्तान में गुरुद्वारा विजिट्स के लिए जाती हैं
उस दौरान जो है ज्योति की तरफ से वीजा अप्लाई किया गया था। और उस वीजा के संबंध में क्योंकि लास्ट डे उसमें जो है उसका वीजा लगा था, तो उस दौरान जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी गई थी। और वहां उसका संपर्क जो है दानिश से होता है, जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था। और उसी के बाद इनकी कांटेक्ट का सिलसिला शुरू होता है। दूसरी बार जब ज्योति पाकिस्तान जाती है तो दानिश की मदद से जाती है, वहां उसके लिए बंदोबस्त किया जाता है। और तमाम जो चीजें थी वो दानिश से जुड़ती जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो है ज्योति तीसरी बार जो है करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई थी। वहीं उसके बाद जो है हाल ही में पाकिस्तान एम्बेसी में 2025 में इफ्तार पार्टी हुई थी। उस इफ्तार पार्टी में भी जो है ज्योति मल्होत्रा गई थी। बकायदा उसने अपनी सोशल मीडिया पेज पर जो है उसका वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो में वो दानिश के साथ जो है बातचीत करते हुए नजर आ रही है। दानिश बकायदा उसे गेट पर रिसीव करने भी आए थे। और तमाम जो गतिविधियां उसकी रही है दानिश के साथ, उसने जो है फेसबुक पर पोस्ट की है। और ये अभी कहा जा रहा है कि ज्योति जो है दानिश के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। और जब अभी युद्ध शुरू होने के बाद, युद्ध की स्थिति बनने के बाद जो है दानिश को जो है भारत से नॉन ग्रेशिया पर्सन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं ज्योति दानिश के कांटेक्ट में थी। और उस तमाम चीजों को जो है आईबी ने जो है सर्वेलेंस किया हुआ था। क्योंकि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो कहीं ना कहीं आईबी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही जाता है। और उस पर उससे आने के बाद भी जो है ठीक है कुलदीप, आप बने रहिए साथ में मेरे कुलदीप। मेरे साथ दो खास मेहमान और भी हैं। कर्नल सोढ़ी इस वक्त मेरे साथ हैं, मनोज जी भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच एक और खुलासा जो हुआ है यूट्यूबर ज्योति को लेकर, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यूट्यूबर ज्योति का अब ओडिशा कनेक्शन भी सामने आया है। लगभग 4 महीने पहले ये ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर ओडिशा भी गई थी और कई संवेदनशील इलाकों में गई, वहां से जानकारी जुटाई और उसने इन सारी इंफॉर्मेशंस को पाकिस्तान भेजा है। इस तरह की भी आशंका अब एजेंसीज की तरफ से जाहिर की गई है। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो अब एक एक करके बहुत सारे खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं और अब वो सारी ट्रेल्स खंगाली जा रही हैं। जब ज्योति मल्होत्रा का मूवमेंट कहां, कब, कैसे, क्या हुआ, और इन्हीं को ट्रैक करते हुए जानकारी मिली है कि ओडिशा भी गई थी ज्योति। अब ओडिशा में उसका क्या मूवमेंट रहा उसको ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन यह पता चला है कि इस दौरान उसने कुछ गोपनीय जानकारियां ओडिशा से भी जुटाई हैं और जिनको उसने पाकिस्तान यानी कि आईएसआई के साथ साझा किया है। पुरी की एक यूट्यूबर है प्रियंका सेनापति, जिनका नाम बताया जा रहा है। प्रियंका सेनापति को भी अब पूछताछ के लिए पूछताछ की गई है प्रियंका सेनापति से, और ये खंगाला जा रहा है क्या ज्योति के साथ किसी तरह का उसका इन्वॉल्वमेंट था और क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी में वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी या नहीं थी, इसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे कनेक्शंस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के सामने आ रहे हैं। उसके पाकिस्तान जाने के दौरों की फ्रीक्वेंसी और कई सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी वक्त से एजेंसीज के रडार में थी ज्योति मल्होत्रा। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो रही है और उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि अभी तक कुल 13 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी में इन्वॉल्व थे। उन सभी पर अब एजेंसीज का शिकंजा कस रहा है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत वधिया। ते सर नूं मैं उस दिन मिली सी, बहुत चंगा लग्या जिहड़े तुसी इत्थे अरेंजमेंट किते हुए हैं साडे लई, और काबिले तारीफ है। ते तुसी कुछ कहना चाहोगे हिंदुस्तान दी आवाम नूं? मैं ते तुहानू सब नूं जी आयां नूं कहना चाहती हाँ। तुहानू विसाखी दी बहुत बहुत मुबारकबाद। ते बड़ा अच्छा मैनू लग्या इत्थे आके, और मैं चाहती हाँ कि इंडिया के जोड़े पंजाब के साढ़े भैन ने, भरा ने, बजुर्ग ने, वो
ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, इतने सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला, पाकिस्तान को लेकर नए नए खुलासे हम लगातार जारी रखेंगे।